आह्वान और गर्व से भरी सुबह की शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले अपनी मातृभूमि को नमन करते हुए इस पावन अवसर का शुभारंभ करते हैं। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ जब हमारे तिरंगे के रंग आकाश में लहराएंगे तो वे हम सबके हृदय में साहस, बलिदान और एकता की ज्योत प्रज्वलित करेंगे। सभी से निवेदन है कि वे अपने स्थान पर खड़े रहें और इस पवित्र क्षण का सम्मान करें। इसी के साथ मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री आर एन जिंदल जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और ध्वजारोहण करें। चलो जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया ऑडिटोरियम में दिलाता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जहां अंग्रेजी हुकूमत को साहस से ललकारा, वहीं आज हमें आतंकवाद, हिंसा और विभाजनकारी ताकतों से विरुद्ध अडिग संकल्प से अड़े रहना है। आइए सबसे पहले अपनी मातृभूमि को नमन करते हुए इस पावन अवसर का शुभारंभ करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे बीच माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री आर एन जिंदल जी, उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अनिरुद्ध जिंदल जी, अधिष्ठाता आदरणीय श्रीमती प्राची जिंदल जी और निदेशक महोदय आदरणीय श्री विकास नाथ जी उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे सभी आदरणीय शिक्षकों और प्रिय छात्रों का भी अभिनंदन करते हैं, जिनका उत्साह और समर्पण इस समारोह की शोभा को बढ़ा रहा है। अब मैं हमारे आदरणीय निदेशक श्री विकास नाथ सर जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय का हार्दिक स्वागत करें। अब हम सभी माननीय चेयरमैन सर के प्रेरणादायक शब्दों का स्वागत करते हैं, जो सदैव हमें राष्ट्र निर्माण और साहस के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। भारतवर्ष में हर कोने कोने में बड़े धूमधाम से राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है।
भारतवर्ष एक बहुत पुराना, बहुत सदियों से इस पर मुगलों ने और अंग्रेजों ने इस पर कब्जा किया हुआ था। पहले भारत की जो स्टेट थी उसमें राजा होते थे, कोई चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते थे। धीरे धीरे मुगल गए और तरह तरह के अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने अराउंड, मुझे पूरा तो नहीं ज्ञान है, लेकिन तकरीबन 200-250 साल तक भारतवर्ष पर राज किया। उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, बहुत चीजें ऐसी हैं जो अंग्रेज भारतवर्ष को देकर गए, लेकिन जो यातनाएं उन्होंने भारतवर्ष के महानुभावों को या तरह तरह के लोगों को देगी, उसका सबको ज्ञान होना चाहिए। हम ये विषय स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ते आए हैं। अब वो लोग ने आजादी चाहिए थी, एक विषय आया, लोगों ने जो इसको लीड कर रहे थे, जो सरल याद हैं, जो हमें पता है, जैसे महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल जी हैं, वल्लभ भाई थे, ऐसे ऐसे लोग बहुत थे जिन्होंने भी, उन्होंने ठाना का भी इनको हमने लोगों को, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। कुछ कंपनियां आई, देश को लूट कर ले गई, सबको धीरे धीरे यहाँ से विदा किया। और अंग्रेजों ने भी ये अच्छी तरह से जान लिया था, अब भारतवर्ष के लोग ये यात्राएं सहन नहीं करेंगे, तो उनको भारतवर्ष छोड़ना है। अंत में बड़े संघर्ष के बाद, बड़े कुर्बानियों के बाद, खून की नदियों के बाद उनको भाग किया। और सन 47 को, 15 अगस्त 47 को उन महानुभावों ने आजादी का पर्व मनाया। तब से लेकर आज तक ये प्रथा हमारे देश में चली आ रही है। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आपसी सहमति से जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसमें मुझे भी जहां तक याद है कुछ नहीं था, ज्यादा कुछ बहुत लग्जरी लाइफ नहीं थी। धीरे धीरे जब उदाहरण के रूप में देखता हूं, उस समय एक ब्लेड होता था टोपाज का, आज गायब हो गया है। वो लोग अपने सेब बनाने में लोग बहुत कम यूज करते। पहली बात तो बनाते ही नहीं थे, बनाते तो टोपाज के ब्लेड से करते थे, कहीं लग जाता था, कहीं
सुई होती थी, धागा होता था, उसको अपने कपड़ों से माताएं बहनें कपड़ों को सिलती थी। हमने अपनी माताओं को घर में चक्की होती थी, उनको खुद चक्की से आटा पीसते हुए देखा है सामने। लेकिन उसमें यह भी सत्य है, शुद्धता होती थी। आज हम ये भोग आटा, ये भोग आटा, ये भोग आटा, ये भोग आटा, ये तरह तरह के मील जो कि पॉइजन के रूप में हम इसको देख रहे हैं और हम अच्छी तरह से इसको खाते पीते हैं। आपने जब आजादी से पहले लोग थे, आपने अगर देखा हो, सब पतले दुबले होते थे, बहुत पतले, और इसलिए वो कामयाब भी हुए। रख लेकर चल पड़ते थे, डंडा लेकर चल पड़ते थे, जिधर चलते थे चल पड़ते थे, कार्रवाई चल देते थे। लेकिन आज मोटापा देश को दीमक की तरह खा रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है, हम अपनी स्पीच में भी, अगर सुबह सुबह किसी ने स्पीच सुनी हो, युवाओं को संदेश दिया है, मोटापे को कम करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेवारियों को समझना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। गिरते जाओ, उठते जाओ, जितने गिरोगे उतने संभलोगे, जो नहीं गिरेगा वो नहीं संभलेगा। गिरना आवश्यक है, उठना आपके हाथ में। गिरना बाई चांस है, उठना मेरे हाथ में। आप देखते होंगे फिल्मों में, आगे कौन जाता है सबसे? एक एथलीट बार बार गिरता है, वही आगे सबसे पहले पहुंच जाता है। जो हम आप लोग फिल्में देखते हैं, उन फिल्मों को देखने का तात्पर्य होना चाहिए, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। हर इंसान से आपको सीख मिलती है, चाहे वो रिक्शा वाला है, चाहे वो एक गार्ड है, चाहे वो एक अध्यापक है, चाहे वो कोई स्टूडेंट है। हर आदमी के अंदर कोई कोई गुण छुपा होता है। झुग्गी में रहने वाले बच्चे, उनके अंदर भी गुण होते हैं, उनके अंदर प्रतिभाएं होती हैं, वो अच्छे परिवारों से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको सुविधाएं कम मिलती हैं। कम मिलने के बाद भी वो आगे चले जाते हैं। देश के अंदर RTE एक्ट लागू, राइट टू एजुकेशन 2009, उसमें 25% बच्चे स्कूलों में एडमिट करने पड़ते हैं। हम देखते हैं कुछ बच्चे, तो 25% बच्चों में से कुछ बच्चे टॉप करते हैं, उनमें से कुछ झुग्गी वाले भी होते हैं जो टॉप करते हैं। मैंने खुद महसूस किया, जज किया है, ऑन रिकॉर्ड है। हमें सुविधाएं इतनी मिलती हैं, इतनी सुविधाएं देते हैं, हम उसका दुरुपयोग भी करते हैं। जिन्होंने आजादी दिलाई, कोई उनके पास किसी किस्म की लग्जरी नहीं थी।
जमशेदजी टाटा होते थे जिन्होंने भारतवर्ष के अंदर बंगाल में सबसे पहले फैक्ट्री लगाई और उन्होंने सर्वे कराया, बाहर से इंजीनियर बुलाकर, विदेशों से, यूएस से, यूरोप से, भाई हमें आप ये स्टडी करके दीजिए, हमें किस इलाके में ये प्रोजेक्ट कामयाब रहेगा। उस प्रोजेक्ट को लगाने में उन्होंने क्या क्या देखना होता है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का वाटर कैसा है, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, वहाँ का लेबर इकोनॉमी कैसा है, वहाँ का क्या कैसा है। तो उन्होंने सारे देश में सर्वे करके, पूरे देश के अंदर, तो उन्होंने एक बंगाल के अंदर, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, बहुत याद नहीं है, वहां पर फैक्ट्री लगाई। जमशेदजी टाटा ने भारतवर्ष के जो महानुभाव जिन्होंने आजादी की लड़ाई को आजाद करा था, उनको हर महीने पैसा देते थे। आप ये मानिए, जिन्होंने आजाद करा उनके पास सुविधाओं की या धन की या अपने आप को गुजारा करने के लिए भी बहुत कमी थी। उसके बावजूद भी जो आप आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं, वो उनकी देन है। उनको राजनीति क्या कहती है उसमें हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन किसी भी महानुभाव ने आपको यहां पहुंचाने में, ये देश को आजाद कराने में अपना सब कुछ नहीं छोड़ दिया। किसी का परिवार खत्म हो गया, किसी को खुद खत्म हो गया, कुछ सब बर्बाद हो, लाशें पड़ी हैं, सब चलते गए। उन्होंने नहीं देखा मेरा पड़ा है या अपना है या पराया है, कोई नहीं। तो इस वजह से आपको आजादी मिली, और इस आजादी को बरकरार रखने के लिए अध्यापक, पेरेंट, बच्चे को सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? आपको जीवन कैसे व्यतीत करना है। आपके पास जो लग्जरी सुविधाओं के बावजूद भी आपको अपने जीवन में संघर्ष कैसे करना। रेखा गुप्ता जी की जो हमारे पास आई थी, उनकी स्पीच भी आपने सुनी होगी ध्यान से, अगर आप उसमें सुनेंगे। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है, आप बच्चे जो जाने वाले हैं, आपको संघर्ष तो करना ही है। अगर कोई बच्चा वकालत करके जाता है या मैनेजर बनकर जाता है, वो चाहता है मैं बगैर किसी संघर्ष के वकील बन सकता हूं, नहीं हो सकता। संघर्ष करना पड़ेगा। '95 के अंदर मैंने एक हाई कोर्ट में केस दाखिल किया। मैं कोर्ट रूम में जाकर पीछे बैठ जाता हूं। मेरा वकील फेल हो जाता है और मैं पूरी प्रोसीडिंग उस कोर्ट में जाकर बैठा रहता हूं, देखता हूं। तो मैंने देखा कौन वकील ज्यादा अच्छी तरह से जय करता है कोर्ट के अंदर। जो वकील होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कौन जज बैठा है, कौन क्या है कहना, उनको अपना बोलना है, केस स्टडी कर आते हैं। उसमें एक उस समय तो वो 95 में उसकी बहुत ज्यादा एज नहीं थी। जब वो कोर्ट रूम से बाहर आया तो मैं उसके पीछे 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 उसके चैम्बर में, चैम्बर नंबर 328, 3rd फ्लोर,
हाई कोर्ट में उसके कंस्टेबल में चला जाता। उसका नाम था R.K. सेन। अब ये स्टोरी का साथ देखना था। उसमें वो बहुत संघर्ष कर रहा था अपनी जिंदगी में, बहुत परिश्रम कर रहा था। तो मैंने उसको बहुत सारे केसेस दिए उसको, और उसकी मेरे अच्छा रिलेशन भी डेवलप हुआ। लेकिन जब उसने संघर्ष करना बंद कर दिया, उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया। एक केस में 10 फाइल हैं, उसको कोर्ट में पेश होना होता है। एक गीता रत्न की फाइल थी, वो अपने साथ फाइल ही लेकर गया उसका मुंशी। इसका मतलब क्या हुआ? उसने संघर्ष करना, परिश्रम करना बंद कर। अब उसकी हालत आज क्या है? वो किसी से 10,000 रुपये मांगता है, किसी से 20,000 मांगता है, किसी से लाख मांगता है। वो देखता है वो कितने पैसे दे सकता है। तो परिश्रम, संघर्ष दोनों ही बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, अगर बहुत जो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, किसी को क्या चाहिए? अपने परिवार का लालन पोषण करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप लोग कोई 50,000 तनख्वाह लेता है, कोई 60,000 लेता है, कोई क्लरिकल में 20,000 लेता है, 25,000 लेता है, 30,000 लेता है। हर अपना आदमी गुजारा करता है। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए पैसा किसी को। लेकिन जो परिश्रम है, जो संघर्ष है, जो डिसिप्लिन है, वो देश को आगे ले जाता है। देश को एक आदमी नरेंद्र मोदी आगे लेकर नहीं जा सकता है। इस कॉलेज को एक आदमी डायरेक्टर या वाइस चेयरमैन आगे नहीं ले जा सकता। उनको सबको परिश्रम की जरूरत है। हमारी सीटें खाली क्यों रहती हैं? उसके लिए सोचना चाहिए। डायरेक्टर को खासकर सोचना चाहिए, फैकल्टी को खासकर सोचना चाहिए। अगर धीरे धीरे किसी कॉलेज की सीटें डाउन जाते जा रही है, ग्राफ डाउन जाता है, ऐसे गया ऐसे आया, तो उसके लिए सोचना पड़ेगा। आप जहां पर काम करते हैं, पैसे से, बगैर पैसे से, कोई जरूरी नहीं है पैसे से काम करे। बगैर पैसे के भी जो काम करता है उसकी भी जिम्मेवारी उतनी ही है। हमारी जिम्मेवारी भी उतनी ही है जितनी आप लोगों की है। तो ये कहीं न कहीं परिश्रम की कमी होती है जब भी हम डाउन जाते हैं। अब मैं ये कह सकता हूं नहीं कि मैं तो बहुत कुछ करता हूं। हम सुबह घर से चलते हैं, आपको 9 बजे आते हैं। हमारी स्कूल की टीचरें जो होती हैं, उनको दिल्ली में आमतौर पर बिफोर 7:30 या 7:40 स्कूल में पहुंचना होता है। फीमेल टीचर होती हैं। अब वो टीचर अगर 7:40 पर नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि 7:40 के बाद बच्चों की एंट्री होती है, टीचर को स्कूलों में बच्चों से पहले आना पड़ता है, तो स्कूल वाले उसका रेड मार्क लगा देते हैं। 3 रेड मार्क पे तनख्वाह काट लेते। कोई इनको चाय का अरेंजमेंट नहीं होता है, बहुत कम। कोई कैंटीन वगैरह है, अपना जाकर देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति आकर
सुबह से शाम, पहली बात तो जब मैं घर से चल जाता हूं, मैं अपनी बात बताता हूं आपको, मैं 2 या 3 बजे तक, जब तक कोई न आ पाए, न आता हो, हम अपने आप को फिट कर रखने के लिए कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए। और यहां पर मैं क्या देखता हूं, मजबूरी है या आप कुछ नहीं खा पी कर आते हैं कैंटीन में, या इधर उधर सब कुछ खाना पीना चाय वाय चलती रहती है, जो कि सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। मैं किसी पर कमेंट नहीं करता हूं, यह आपकी सेहत के लिए बात है, समय की बात है। समय खराब होता है, यह कॉलेज का समय है, यह देश का समय है, इस समय को उपयोग में लाना है, न कि आपको समय को खराब करना है। कॉलेज का समय, आपको समय का खराब करने का कोई अधिकार नहीं। उसके बाद आता है हमारे ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए। वो एक संघर्ष का एक अपने आप में एग्जाम्पल है। मैं यहां पर देखता हूं, जो कि बच्चों की काउंसलिंग नहीं होती है, बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं आप लोग, लेकिन कम से कम टाइम टू टाइम बच्चों को बिठाकर कहीं काउंसलिंग तो होनी चाहिए। बेटा आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए। अब ये एक बच्ची खड़ी है, ये वकील होगी, जरूर वकील बनना चाहती होगी, या वैसे पहन रखे कपड़े। एक वकील की ड्रेस, ये ड्रेस को, एक हमारे डिफेंस फोर्सेज हैं आपके, मिलिट्री, 3 किस्म के हैं, तीनों की नेवी, सबकी यूनिफॉर्म अलग अलग, सबके आई कार्ड भी, सब आई कार्ड कर। मैं देख रहा हूं किसी के यहां पर आई कार्ड नहीं है। डिसिप्लिन जहां पर नहीं है, डिसिप्लिन में एवरीथिंग आती है, ड्रेसिंग सेंस भी आती है, आपका आई कार्ड भी आता है, आपका बोलने का तरीका भी आता है, आपको चलने का तरीका भी आता है, आपको सब कुछ आता है उसके। ये जहां पर इसमें डिक्लाइन होती है, तो उसी हिसाब से संस्था में भी थोड़ा फर्क आना शुरू हो जाता है। तो देश की जो आजादी है, उसमें आज हम किसी के गुलाम न बने, किसी धमकियों में न आए। आपका परिश्रम और संघर्ष और डिसिप्लिन बहुत जरूरी, सभी का, मेरा। कौन किस समय बदलता है, पलट जाता है, किसी का नहीं पता कुछ। उदाहरण के तौर पर, कल तक तो मैं दोस्त था, कौन, डोनाल्ड ट्रंप जी, बहुत अच्छे दोस्त थे, हाथ में हाथ मिलाकर पूरे देश के सामने घूम रहे थे। आज एक शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति भारतवर्ष के दुश्मन को, मुनीर जी को, अपने व्हाइट हाउस में डिनर कराता है। हमने भी समझ लिया था, हमने नहीं, भारतवर्ष ये गोटी कहीं और फेंकी जा रही है। देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत होती है जब देश नहीं झुकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कम करते हैं, लेकिन जब वो कहीं बोलते हैं तो भूल जाते हैं।
22 मई 25 को देश के श्रीनगर में पहलगाम में 26 या लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा गया। कौन है तुम? जिंदल था, उसका बच्चा खड़ा है था, उसकी पत्नी खड़ी है था, सारे 26 के 26 हिंदुओं को उनके मौत के घाट उतार दिया गया। उनके पत्नी के सामने, उनके पति के सामने, उनके बच्चों के सामने, उनके बहनों के सामने। ये तो देश की बात थी। अगर मेरे सामने या आपके सामने ऐसा कुछ होता है, मर जाना मंजूर है, लेकिन चुप कोई नहीं बैठता है। इच्छा शक्ति मजबूत थी। आप देखा होगा, आपने कोई एकदम कदम नहीं उठाया गया, निर्णय लिए गए, तरह तरह की बैठकें की गई, 15, 20, 50 बैठकें हुई, निर्णय लिया गया गुप्त कॉन्फिडेंशियल क्या करना। दोनों देश परमाणु शक्ति देश है, दोनों को खतरा है, दोनों समझते हैं कोई परमाणु बम नहीं छोड़, लेकिन कुछ छोड़ने वाला कोई नहीं। सब निर्णय करने के बाद भारत वर्ष की सेनाओं के ऊपर उनके विवेक पर छोड़ दिया गया। आप अपना निर्णय खुद लीजिए, खुद करिए क्या करना है, लेकिन आतंकवादी एक भी बचना नहीं चाहिए। उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। अब बहुतों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूं ऑपरेशन सिंदूर का मतलब क्या है। माताएं बैठी, बहनें बैठी हैं, सब बैठे हैं। जब शादी होती है तो हमारे हिंदू रिवाज के हिसाब से मांग में सिंदूर भरा जाता है। और ये नाम सोचना किसी चीज को, उस पर अमल करना एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बड़ी बात नहीं। उसका ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा। इसके अंदर अपोजिशन वाले ये भी कह सकते हैं ये तो पॉलिटिक्स है, ये है वो है, नहीं। 32 मिनट के अंदर आपकी सेनाओं ने 150 किलोमीटर जाकर अंदर सारे आतंकवादियों के अड्डे, पता नहीं क्या 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 तबाह किया है। पूर्णता रूप में इसकी खबर आपके सामने नहीं आई, लेकिन बहुत कुछ तबाह कर दिया। उस पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भाई हमने जो है सीज फायर कराया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे ऊपर किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष का कोई फोन नहीं आया, कोई फोन नहीं आया। हर चीज का है, आप ये नहीं समझे किसी चीज का रिजल्ट नहीं है, हर चीज का रिजल्ट है। मैं इसलिए पुनः आपको बधाई देता हूं और एक साथ मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भाई आप कम बोले, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। धन्यवाद चेयरमैन सर, आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए।
जैसा कि आप सबको पता है, आज का हमारा विषय है वीर हृदय। इसी पर मैं 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगा। पहलगाम की वादियों ने वीरों के लहू को संजोया, दर्द के खातिर हर दर्द को उन्होंने भी रोया। आंखों में था वतन, दिल में अटूट विश्वास, आतंक के साए में निभाया अपना हर प्रयास। अब प्रस्तुत है मुद्रांकन द्वारा एक अद्वितीय नृत्य प्रस्तुति ऑपरेशन सिंदूर। ये प्रस्तुति हमारे वीर जवानों और शहीदों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने आतंकवाद और शत्रु के विरुद्ध साहसिक लड़ाई लड़ी और अपने प्राण मातृभूमि को अर्पित कर दिए। रूठी है शब्द रब्बा, रब्बा दिल भी है रूठा, सब कुछ है बिखरा 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 सा रूठा रूठा। चुप ही चुप है राजा, बोले कैसे रे राजा, बोले कैसे रे राजा राजा राजा। हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो जाओ, हिंदू इस तरफ मुस्लिम इस तरफ। अपने घुटनों पर बैठ और मेरी 5 तक की गिनती में तू कलमा पढ़, वरना गोली खा। 5 4 3 2 1। जय श्री राम। नहीं, हम तुझे नहीं मारेंगे। जा अपने मोदी के पास और बता उसे कि किसने तेरा ये हाल किया। ये तब करो जो पूरे देश ने महसूस किया। सुनो सुनो, हाँ? जल्दी आओ। क्या हुआ? तुम्हें पता है पहलगाम में आतंकियों ने हमला कर दिया है, जिसमें कि 26 मासूमों की जान चली गई है। क्या? मन्नू! सुनो सुनो, मुझे मेरा फोन दो, मुझे मेरे बेटे से बात करनी है, मुझे मेरा फोन। कुछ नहीं होगा मन्नू को, ध्यान रखो। मेरा मन्नू वापस लौटा दो, प्लीज 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 प्लीज, मुझसे बात करो प्लीज। खुद से निकल जीते चल जीते चल जीते चल। मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते चल जीते चल जीते चल। मेरा नाम कोलोनल सोफिया कुरैशी है। मैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह। हम दोनों ये वादा करते हैं कि इस बार की जंग सिर्फ भारत के बेटे नहीं, भारत की बेटियां भी लड़ेंगी। आज से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो, आन को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने घर
ब्रेकिंग न्यूज, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। हमारे 2 भारतीय महिला पायलटों ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया और सुरक्षित वापस लौटे। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को हुई। पहलगाम हमले के जवाब में की गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों के खिलाफ मोर्चा संभाला और दुश्मनों को गिरते भागते देखा गया, जो प्रतीकात्मक आत्मसमर्पण को दर्शाता है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। कि आतंक से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है देशभक्ति और एकजुटता। जिस तरह हमारे वीर सैनिक सीमा पर डटे रहते हैं, वैसे ही हमें भी अपने समाज को आतंकी विचारधाराओं से बचाना है। आज जब हम वीर हृदय देशभक्ति से आतंक का प्रतिरोध की भावना के साथ एकत्र हुए हैं, तो यह याद रखना जरूरी है कि आतंकवाद और हिंसा से लड़ने के लिए केवल हथियार ही नहीं, बल्कि स्वच्छ विचार, स्वच्छ वातावरण और एकजुट समाज की भी आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी से नहीं, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना की थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को भारत माता को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। स्वच्छता सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि ये एक राष्ट्रीय अनुशासन और आतंक के विरुद्ध हमारी मानसिक दृढ़ता का प्रतीक है। आइए इस विचार को आत्मसात करते हुए हम सब एक संकल्प लें, ना कि हम केवल आतंक से, बल्कि हर तरह की गंदगी, चाहे वह हमारे आसपास की हो या हमारे विचारों में, तो दूर करेंगे। अब हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि कृपया खड़े होकर हमारे साथ शपथ को दोहराएं। कहता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करने दूंगा, न खुद करूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूँ कि दुनिया का जो भी देश स्वच्छ दिखता है, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं और न करने देते हैं। मैं आज यह जो शपथ ले रहा हूँ, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा कि वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा हर एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अधिक से अधिक
युवा नशा मुक्ति भारत अभियान से जुड़े। देश के सामने मौजूद इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज हम सब नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर संकल्प लेते हैं कि न केवल हमारा समाज, परिवार, मित्र, बल्कि हम सब भी स्वयं नशा मुक्त रहेंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत खुद से ही होती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक और दृढ़ संकल्प लें। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि एक बार कृपया करके और इस संकल्प के लिए भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी मेरे पीछे और आएंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। धन्यवाद। विशेष क्विज में भाग लेंगे जो भारत के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के ज्ञान को और गहरा मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे हेरिटेज कप के छात्र तनु गुप्ता और तबस्सुम को। ऊंचा रखना भी जरूरी होता है। सुप्रभात सभी को। आज हम यहाँ स्वतंत्र दिवस की भावना को बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी अवसर पर अब हम एक विशेष क्विज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो हमारे ज्ञान को परखने और भारत की यात्रा को और समझने में सहायक हो। Teacher as well as students are requested to raise their hands. If they know the answer, please avoid yours. मैं 26 मासूमों की सांसें छीन ले गया, सैलानी बस को मौत की तरफ मोड़ गया। मेरे पीछे थी सरहद पार की चाल, कौन हूँ मैं जो बन गया सवाल। ऑप्शन ए पुलवामा हमला, ऑप्शन बी पहलगाम हमला। सही उत्तर है पहलगाम हमला। प्रश्न 2। ऑपरेशन सिंदूर से पहले कर्नल सोफिया कुरैशी किस उपलब्धि के लिए जानी जाती थी? ऑप्शन 1 पहली महिला जिसने युद्ध में लड़ाकू विमान उड़ाया। ऑप्शन 2 पहली महिला जिसने एक बहुराष्ट्रीय सेना दल का नेतृत्व किया। ऑप्शन 2। प्रश्न 3। किस अधिकारी ने 1971 के युद्ध में भारत को विजय दिलाई और स्वतंत्र भारत के पहले फील्ड मार्शल लॉ बने? ऑप्शन ए जनरल के.एस. तिमैया, ऑप्शन बी जनरल सैम मानेकशॉ। अभी बोल सकते हैं क्या? सैम बहादुर सबने देखी हमने कौन है इसकी कोऑर्डिनेटर? सैम मानेकशॉ। हेलो। सही उत्तर है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। प्रश्न 4। विंग कमांडर व्योमिका सिंह किस क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 हेलीकॉप्टर संचालन और मानवीय मिशन या ऑप्शन 2 साइबर रक्षा योजना। करण भैया राइट आंसर इज हेलीकॉप्टर संचालन और मानवीय मिशन। बादल नहीं पर ऊपर से आग बरसती, ये ताकत का पैगाम था, मोहब्बत का नहीं। कौन सा हथियार इस हमले में मुख्य था? ऑप्शन ए ड्रोन और प्रिसीशन मिसाइलें, ऑप्शन बी युद्धक टैंक। आयुष। ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए राइट ड्रोन और प्रिसीशन मिसाइलें।
हास्यकश। ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी नॉन प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन का हस्ताक्षरता नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। इंडिया। राइट, ऑप्शन ए भारत। पहलगाम संघर्ष कितने दिन चला? 2 दिन या फिर 4 दिन? क्या? वंशिका। राइट, 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्ट्राइक्स में किन आतंकी संगठनों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया? ऑप्शन ए टीआरएफ और हिजबुल मुजाहिदीन, ऑप्शन बी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद। राइट आंसर इज लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद। ऑप्शन ए बी बताओ। बी। ऑप्शन बी। उन्होंने खुद को मार दिया पर यूरी कैंप को बचा लिया। उनके कार्य से कई लोग बच गए, शहीद हुए पर उनका नाम अमर हो गया। उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। वे कौन थे? लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन या फिर लेफ्टिनेंट यूवी सिंह? मान सिंह। लेफ्टिनेंट यूवी सिंह करना। दोनों पक्षों ने किस तारीख को युद्ध विराम स्वीकार किया? ऑप्शन ए 10 मई 2025, ऑप्शन बी 12 मई 2025। 10 मई। राइट, 10 मई 2025। पहलगाम हमले में मुख्य निशाना क्या था? सेना का काफिला या फिर पर्यटकों का बस? सर येलो कुर्ता। सॉरी। राइट, पर्यटकों की बस। कारगिल युद्ध के किस प्रमुख समझौते के साथ समाप्त हुआ जिसने नियंत्रण रेखा को पुनः पुष्टि की? ऑप्शन ए ताशकंद समझौता, ऑप्शन बी शिमला समझौता। मैं पिंक राइट, शिमला समझौता। टीआरएफ और लश्कर ए तैयबा के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन ए टीआरएफ और एलटीई का एक मुखौटा सहायक संगठन है या फिर टीआरएफ एक शांति संगठन है? राइट, पहलगाम हमले में पहले की कुछ घटनाओं की तुलना में प्रतिकार की अधिक जन और राजनीतिक मांग क्यों पैदा की? ऑप्शन ए ये एक बड़े धार्मिक त्योहार के दौरान हुआ या ऑप्शन बी इसने पर्यटन स्थल में नियत नागरिकों को निशाना बनाया? राइट आंसर इज इसने पर्यटन स्थल पर नित्य नागरिकों को निशाना बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मेक इन इंडिया पहल के तहत अपनाई जा रही नवीनतम पीढ़ी की असॉल्ट राइफल कौन सी है? ऑप्शन ए AK-203,
ऑप्शन बी INSAS राइट। ऑप्शन ए आज के इस क्विज के माध्यम से हमने अपने देश के इतिहास, सुरक्षा और वीरता से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। सही मायनों में स्वतंत्रता दिवस केवल तिरंगा लहराने का दिन नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को याद करने का अवसर है। आज का दिन हमें उन महान वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आजादी दिलाई। आज उपलब्धियों का उत्सव मनाएं और एक बेहतर भारत का निर्माण संकल्प लें। आप मिलकर एक साथ जय हिंद का नारा लगाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। के अंत में मैं समस्त छात्र समुदाय की ओर से हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, अधिष्ठाता महोदय, निदेशक महोदय, सभी सम्मानित शिक्षकों, प्रबंध समिति और यहाँ उपस्थित प्रत्येक श्रोता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम का समापन हम अपने राष्ट्रगान से करना चाहेंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय